हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। सो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट और बात करें तो सीरीज नंबर टेस्ट सीरीज नंबर 9। ओके, तो आज के जो टेस्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेके पीएससी की या फिर ओडिशा पीजीटी लेक्चरर एजुकेशन की, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है ये सीरीज। आज से हम मॉक टेस्ट करेंगे। इट विल इंक्लूड 100 to 150 क्वेश्चंस। तो आज हम फर्स्ट टाइम 100 क्वेश्चंस लेकर के आए। ओके, ये यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी यूजफुल है और बाकी ओडिशा पीजीटी या फिर अदर सेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव फेज ऑफ एजुकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब, कि जो डिस्क्रिप्टिव फेज है एजुकेशन का वो किस चीज़ के लिए, मतलब क्या डिस्क्राइब करने के लिए हम उसमें देखते हैं। ट्रुथ, रियलिटी, सर्च या वैल्यू। डिस्क्रिप्टिव फेज में ऑफ एजुकेशन में हम किस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अपने मार्क्स आउट ऑफ 100 ज़रूर मेंशन करिएगा लास्ट में, है ना। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके कितने मार्क्स है वो ज़रूर मेंशन करना है। सो द आंसर इज़ द रियलिटी। तो डिस्क्रिप्टिव फेज जो है एजुकेशन का वो रियलिटी को डिस्क्राइब करता है कि क्या सच्चाई है, मतलब क्या चीज़ सच मुच है भी या नहीं है। ओके, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फेज ऑफ एजुकेशन इन फिलोसफी या फिर एजुकेशन इंक्वायरी इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग एंड एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग रियलिटी ऑफ द एजुकेशन। तो बेसिकली जो रियलिटी है ना, जो सच्चाई है एजुकेशन की, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव फेज। और अगर हम बात करें तो उसके नॉर्मेटिव फेज होते हैं एजुकेशन का और एनालिटिक फेज। ओके, नॉर्मेटिव फेज में क्या वैल्यू को देखते हैं हम, है ना। वैल्यू को डिस्क्राइब करते हैं, व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए एजुकेशन में, कौन सी वैल्यूज दर्शाई जानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मेटिव फेज में देखते हैं। एनालिटिकल फेज की बात करें तो यहाँ पर हम ट्रुथ और क्लैरिटी के ऊपर जाते हैं, सच्चाई के और क्लैरिटी कितना आप क्लियर कर सकते हो, जैसे एग्जामिनिंग मीनिंग, लॉजिक या फिर लैंग्वेज। तो 3 फेज होते हैं किसके, आपके एजुकेशन के, डिस्क्रिप्टिव फेज, नॉर्मेटिव फेज और एनालिटिकल फेज। तो डिस्क्रिप्टिव फेज में हम रियलिटी से कंसर्न करते हैं, है ना। रियलिटी क्या है, नॉर्मेटिव फेज वैल्यू से, और एनालिटिक की बात करें तो ट्रुथ और रियलिटी से और क्लैरिटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज हुज एजुकेशन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म विल, कि जिन लोगों की जो एजुकेशन फिलोसफी है वो प्रैग्मेटिज्म को मानते हैं, तो उनके जो मेथड्स या फिर वो कैसे होंगे। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरह से जहाँ पे प्रैग्मेटिज्म की आपको लगे वो आपको टिक करना है। So first option is reject the scientific method of experimentation, accept that complete objectivity is possible, accept the stimulus response theory of learning, or claim that knowledge is tentative, truth is relative। तो जो pragmatism थ्योरी को मानते हैं एजुकेशन फिलोसफी में, उनमें से किस चीज़ को ये जो ऑप्शंस है किस चीज़ में सही बैठते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए। स्टूडेंट, आई होप सो कि आपने अपना आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये बोल रहा है कि रिजेक्ट करता है साइंटिफिक मेथड को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म में तो हम वो सारी चीज़ें करते हैं जो हम खुद करके देख सके, प्रूव कर सके उन सब चीज़ों को, है ना। तो साइंटिफिक चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं हम प्रैग्मेटिज्म में। एक्सेप्ट द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल, कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी अगर लिखा होता तो ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, ओके, होती भी है, पर कंप्लीट एक तरह से मतलब ये चीज़ नहीं बैठ रही है इसका आंसर। ओके, एक्सेप्ट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो वो बिहेवियरिज्म में जाता है ना, बिहेवियरिज्म में जाता है, ना कि प्रैग्मेटिज्म में। और डी ऑप्शन इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द क्लेम दैट नॉलेज इज टेंटेटिव, ट्रुथ इज रिलेटिव। तो प्रैग्मेटिज्म जो होते हैं या फिर प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि नॉलेज जो है वो टेंटेटिव है, मतलब ज्ञान जो है वो आज आपके लिए कुछ है, नेक्स्ट आने वाले टाइम में कुछ और बन सकता है आपके लिए नॉलेज, है ना। और ट्रुथ जो रिलेटिव है, मतलब चेंज होता रहता है, आपके लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। तो ये क्लेम करते हैं कि नॉलेज इज टेंटेटिव एंड ट्रुथ इज रिलेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द student, fundamental purpose of education according to Tagore, that is Rabindranath Tagore, is not merely to enrich ourselves through the fullness of knowledge but also to establish the bond of friendship between। कि जो फंडामेंटल पर्पस है एजुकेशन का, जो मेन या फिर कोर पर्पस है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू टैगोर, सिर्फ यही नहीं कि हमारे अंदर बस वो नॉलेज ही भर दो, है ना, और कुछ चीज़ों के मतलब, बल्कि ये ही नहीं है, बल्कि क्या है और कि आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो फ्रेंडशिप का, किन के बीच में, मैन एंड मैन, मैन एंड आइडिया, मैन एंड थॉट या फिर मैन एंड नेचर, बताइए। अगर आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर किस फिलोसफीज को फॉलो करते थे तो उसकी मदद से आप इसका आंसर बहुत क्लियरली, बहुत इजीली दे सकते हो।
सो बेसिकली आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ मैन एंड नेचर। तो ये मैन एंड नेचर दोनों को ही फोकस में रखते हैं, इन दोनों के बीच का एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो, मतलब बच्चे नेचुरल तरीके से सीखें, नेचर में रह करके सीखें, नेचुरलिस्टिक थ्योरी को मानते हैं। सो इन्होंने मैन एंड नेचर के बीच में एक अच्छा बॉन्ड हो, फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो, कि अगर आप नेचर से कुछ ले रहे हो तो आपको भी नेचर को कुछ देना है। ओके, तो एक तरह से मैन एंड नेचर का जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी। तो जॉन डीवी की कौन सी फिलोसफी नहीं है? ट्रुथ इज यूटिलिटी, एक्सपीरियंस, थॉट एंड रिएक्शन आर इंसेपरेबल, थॉट एंड एक्शन आर इंसेपरेबल। तो जो जॉन डीवी जिस चीज को नहीं मानते थे आपको वो बताना है, बताइए करेक्ट आंसर बताइए स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस को बिल्कुल मानते थे, ये भी मानते थे कि थॉट्स एंड रिएक्शन इनसेपरेबल है ना, कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपके थॉट, आपके जो रिएक्शन है वो आपके थॉट पे बंधे होते हैं। थॉट एंड एक्शन आर इनसेपरेबल, कि जो आप लर्निंग बाय डूइंग करके चीज़ें करते हो या फिर एक्सपीरियंस करके जो सीखते हो, है ना, जो आपने एक्सपीरियंस कर आपके माइंड में आया तो उसके बाद आपने रिएक्ट करा या फिर उसको फॉलो करा तो वो एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस को बिल्कुल मानते थे जॉन डीवी। लर्निंग बाय डूइंग को भी मानते थे, एक्सपीरियंस को भी मानते थे। तो उसका जो आंसर होगा, आपसे पूछा गया है नोट, तो नोट का जो आंसर होगा वो होगा ट्रुथ इज यूटिलिटी, कि ये ट्रुथ को यूटिलिटी नहीं मानते थे। ऐसा नहीं था कि ट्रुथ हमेशा ही एक समान ही रहेगा, चेंज भी हो सकता है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था ना, तो वही चीज को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, वो किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? मोटिवेशन पे, एटीट्यूड डिफरेंस पे, इंडिविजुअल डिफरेंस पे, या फिर एप्टीट्यूड पे। सो क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा दैट इज़ बढ़ावा देते हैं, कि इंसान की खुद की कुछ फ्रीडम होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसके तहत उन्हें अपनी फ्रीडम को दैट इज़ अचीव करने का, लेने का अधिकार है। इंडिविजुअल डिफरेंस इस पे फोकस करते हैं कि हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स है, इंटरेस्ट है, तो आप उसकी तरह से उन्हें मतलब बनने दो। उनका जो पेस है वो भी अलग अलग है, लर्निंग स्टाइल अलग है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे फोकस करता है कौन? एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द स्पिरिट ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, देयर इज अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी दैट इज मटेरियल एस्पेक्ट और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट दैट इज मोरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। कि एक गैप रहता है किसमें? जो हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और साथ ही साथ मोरल और लीगल इंस्टीट्यूशंस में। जैसे हम बात करें एआई की, है ना, एआई की बात करें तो एआई के हम ज़्यादा किस पे जाते हैं? प्रोज पे या कॉन्स पे? हम डिसएडवांटेजेस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम उस चीज़ को अच्छे से क्या नहीं कर पा रहे, अच्छे से उसको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, है ना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ना। तो मोरल और लीगल इंस्टीट्यूशंस, मतलब मोरली और लीगली वो गलत भी है, बट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो अच्छी बात भी है। तो वो मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में गैप आ जाना, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चरल लैग, या फिर कल्चरल चेंज। बताइए करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपने अपना आंसर कर दिया होगा। तो बेसिकली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द कल्चरल लैग, है ना। जब आपकी सोच विचार चेंज नहीं हो पाती हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस डायनामिक सोसाइटी, तो देयर विल बी अ कल्चरल लैग, है ना। आपकी सोच में वो चीज़ बन ही नहीं पाएगी जो आप आगे, मतलब जो जितनी तरक्की आप देख रहे हो, बट वो आप सब चीज़ें नहीं दैट इज सहना चाहते। जैसे गाँव में हम देखते हैं, है ना, जो घूंघट प्रथा है, बेल सिस्टम है। ओके, तो बेसिकली कितना, मतलब अगर हम अर्बन सोसाइटी में आकर के देखें तो वो चीज़ है ही नहीं, बट रूरल सोसाइटी में जाओगे तो वो उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि बेल सिस्टम होना चाहिए, इस चीज़ को मानते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप कल्चरल लैग देखने को मिलता है हमें, है ना, बिकॉज कि टेक्नोलॉजी और आपकी जो मोरल लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में गैप आने की वजह से। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट वर कैरिड आउट बाय। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा करा गया था और उसको किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? कैट, पिजन, डॉग या गोट? कौन से एनिमल पे किया था इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग? बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। कैट के ऊपर करा था सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, वो किसने किया था? ई.एल. थॉर्नडाइक ने। ओके, ई.एल. एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किया था बेसिकली, और उन्होंने किया था कैट पे।
है ना। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं और सिस्टमेटिकली फर्स्ट स्टडीड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक, है ना। एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा गया था, इन्होंने बताया था। सो इन्होंने एक कैट को एक पजल बॉक्स में पुट कर दिया था और फिर कैट को क्या करना था, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने थे, मतलब पुलिंग अ स्ट्रिंग और प्रेसिंग अ लेवर, ओके, जिसकी मदद से उसे क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। और उसे उस चीज़ का नहीं पता था, बट जब भी वो करेगी तो उसे रिवार्ड मिलेगा, है ना। तो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बेसिकली ये सबसे पहले ईएल थॉर्नडाइक ने की थी और किसके ऊपर, कैट के ऊपर की गई थी ना। अगर आपसे पूछा जाता कि पिजन्स और डॉग्स के बारे में, तो वो किया था बीएफ स्किनर ने, ओके, किसने, बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय वाज गिवन बाय। तो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी, बीएफ स्किनर के द्वारा, रदरफोर्ड बियर के द्वारा, या फिर आईपी पैवलोव के, इवान पैवलोव के द्वारा, या फिर एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। इवान पैवलोव की बात करें तो इन्होंने क्या दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करी थी, है ना, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स और न्यूट्रल स्टिमुलस, इन सब की बात करी थी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू जैनिज्म फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू अटेन मोक्ष। तो किस चीज़ की ज़रूरत है अगर जैनिज्म के अकॉर्डिंग आपको मोक्ष की प्राप्ति, या फिर जो इनकी, दैट इज आप बोल सकते हो कि जो जैनिज्म में बोला जाता है कैवल्य की प्राप्ति आपको कैसे हो सकती है, लिबरेशन का रास्ता आपको कैसे मिल सकता है, तो किन चीज़ों को फॉलो करके, सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या फिर सम्यक संकल्प। सम्यक का बारे में देखिए तो राइट बोल सकते हो आप इसे, ओके। तो आपको आंसर दैट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ए सी डी ऑप्शन सही है, बी एंड ई सही है, ए बी सी ओनली, या फिर सी डी ई सही है। बताइए क्या त्रिरत्ना इसे बोलते हैं, त्रिरत्न, ओके। तो क्या है वो त्रिरत्न जिसके द्वारा आपको मोक्ष मिल सकता है, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो सम्यक दर्शन, ऑब्वियसली सम्यक दर्शन मतलब आपका जो फेथ है ना, वो राइट पथ पर होना चाहिए, आप सही चीज़ों को मानो। दृष्टि ऑब्वियसली नहीं है, ज्ञान भी आएगा, सम्यक ज्ञान मतलब आपके पास राइट नॉलेज होनी चाहिए, ओके। सम्यक चरित्र भी आएगा, इट मीन्स कि आपका जो कंडक्ट है, आप जो चीज़ें कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो भी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगे, फर्स्ट जो है ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ए सी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए सी एंड डी। तो एक को थ्री ज्वेल्स या फिर त्रिरत्न भी बोला जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो बेसिकली जो पाथ टू मोक्ष अकॉर्डिंग टू जैनिज्म इज कॉल्ड द थ्री ज्वेल्स या फिर रत्नत्रय, ओके। सो दीज इंक्लूड सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज एंड सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप क्या कर सकते हो, लिबरेशन पा सकते हो, ओके, मोक्ष की प्राप्ति में हो सकती है। नेक्स्ट इज द मेन करिकुलर एरियाज एज पर NCFTE 2009। NCFTE की फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ओके। तो 2009 में इनमें जो करिकुलर एरियाज हैं, कौन कौन से करिकुलर एरियाज पे फोकस किया गया है, करिकुलम एंड पेडागोजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल इंटर्नशिप, या फिर लर्नर असेसमेंट। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, बात करें तो जो NCFTE है इसमें करिकुलम एंड पेडागोजी पे फोकस करा गया है, कैसे आपको पढ़ाना है, क्या चीज़ें पढ़ानी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे नहीं बात की है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे बात करी है, साथ ही साथ स्कूल इंटर्नशिप के बारे में भी NCFTE, क्योंकि ये टीचर से रिलेटेड है ना। तो टीचर को देख करके हमें यहाँ पे जो एरियाज हैं वो चूज कर लेते। सो करिकुलम एंड पेडागोजी पे भी है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे भी है और स्कूल इंटर्नशिप पे भी है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, सी भी और डी भी। ए सी डी कहाँ पर दिखेगा आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही। तो ए सी डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। करिकुलम एंड पेडागोजी पे फोकस करता है, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पे और स्कूल इंटर्नशिप पे फोकस करता है, ओके। क्या, NCFTE, ओके। इसको पढ़ लेना स्टूडेंट जिसको भी ज़रूरत है। Next is the visual and auditory interactive communication through ICT among people staying at varied location is termed as।
कि आप विजुअल और ऑडिटरी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिसमें आप बोल भी सकते हो, सामने वाले को देख भी सकते हो, है ना, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कहीं पर भी बैठे हो, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप कहाँ से देख रहे हो, उड़ीसा से देख रहे हो, या फिर अदर पार्ट ऑफ इंडिया JNK से देख रहे हो, ना कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया से देख रहे हो, तो मुझे किस के थ्रू देख रहे हो, चलो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट जब आप इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब साथ के साथ आप बातचीत भी कर रहे हो, सामने वाला भी दिख रहा है आपको, और जो बोल रहा है वो भी दिख रहा है, आप बातचीत कर पा रहे हो ऑडिटरी और विजुअल से भी। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, ईमेलिंग बोलेंगे, ब्लॉगिंग बोलेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर चैटिंग बोलेंगे, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा जहां पर आप क्या कर सकते हो, विजुअल और ऑडिटरी इंटरैक्टिव दैट इज कम्युनिकेशन कर सकते हो। ईमेलिंग की बात करें तो यहाँ पर ना आप विजुअल कर सकते हो, ना ऑडिटरी कर सकते हो, आप सिर्फ मैसेज सेंड करके करोगे। ब्लॉगिंग में आप अपने बात को लिखते हो, मेंशन करते हो, यहाँ पर भी आप इंटरैक्टिव सेशन नहीं कर सकते। ओके, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो चैटिंग है ये रिलेटेड नहीं है किससे, आईसीटी या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी से। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, कि एजुकेशन जो है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है, और ये आइडिया किससे एसोसिएटेड है, मतलब किसने बोला था, जॉन डीवी ने, टैगोर, कृष्णमूर्ति, या फिर रूसो, बताइए करेक्ट आंसर। ट्राइपोलर में कौन कौन से डायमेंशन आते हैं वो आपको मुझे बताना है, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है, बताइए, आपको ये मुझे बताना है। ओके, सो दो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें ये तीन जो डायमेंशन है या फिर तीन जो दैट इज सॉरी फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो STE, एस से क्या है, स्टूडेंट ऑब्वियसली, टी से टीचर, और ई से सोशल एनवायरमेंट। ओके, ये तीनों चीजें दैट इज जरूरी हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज, कि यूनिवर्स में दो तरह की रियलिटीज है, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। तो ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, सांख्य फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी, या फिर बुद्धिज्म फिलोसफी। देखो हमने पढ़ा था, है ना, जब हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे थे फर्स्ट यूनिट में, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है, बेसिकली कॉन्शियसनेस होता है आपकी दैट इज द पुरुष, है ना, पुरुष जो कॉन्शियसनेस बीइंग है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी सोल होती है, जिसका काम होता है सिर्फ देखना, वो कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है, पैसिवली चीजें करती है। ओके, प्रकृति दैट इज मैटर की बात करें तो वो किस में आती है, प्रकृति में आती है। प्रकृति जो आपकी क्या होता है, जो आपका माइंड होता है बेसिकली, या फिर आपकी जो बॉडी होती है, ओके, जो मैटर होता है जिसके थ्रू आप सारे एक्शंस करते हो। तो पुरुष और प्रकृति दो क्या है, रियलिटीज हैं, ये किसने कहा था, वेदांत और दैट इज जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। वेदांत या सांख्या में से सांख्या फिलोसफी मानती है कि जो आपकी जो रियलिटीज है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। वेदांत की बात करें तो वो फोकस करते हैं किस पे, दैट इज ब्रह्मांड पे। ओके, ठीक है, ब्रह्मा मतलब गॉड ही रियलिटी है। नेक्स्ट इज द, यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, सांख्या फिलोसफी, सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी थे, सिक्स में से कोई एक, है ना। टू फंडामेंटल रियलिटीज को माना है, पुरुष और प्रकृति को, पुरुष आपकी कॉन्शियसनेस और प्रकृति मैटर और नेचर। तो प्रकृति एक्टिव होती है, एवर चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड होता है, और ये अनचेंजिंग ऑब्जर्वर होता है, बस आपको ऑब्जर्व करता है पैसिवली तरीके से। वेदांत की बात करें तो ब्रह्मांड एज अ अल्टीमेट रियलिटी। जर्निज्म की बात करें तो जीव दैट इज सोल एंड नॉन सोल चीजों के बारे में बात करी थी। बुद्धिज्म की बात करें तो इन्होंने बोला था कि डिनाइज अ परमानेंट सेल्फ और फोकस ऑन इम्परमानेंस, अनित्य, क्योंकि मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी उसे जाना तो है ही, है ना। ये ना ही आपके दुख परमानेंट है, ना ही सुख परमानेंट है, ना ही आपका जीवन परमानेंट है। नेक्स्ट इज एजुकेशन इज ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, द बेस्ट हैज थ्री फैक्टर्स, कि एजुकेशन का मतलब है बच्चों के अंदर से एक बेस्ट चीज़ निकालना, या फिर इंसान के अंदर से कोई बेस्ट चीज़ डेवलप करना, ड्रॉ करना। तो वो बेस्ट फैक्टर्स कौन से हैं, मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअल, मोटर एंड इंटेलेक्चुअल, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। बताइए किसके द्वारा कही गई थी ये स्टेटमेंट, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। ओके, अभी जब आप वीडियो देखोगे तभी की तभी आपको कमेंट में लिखना है कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, एजुकेशन इज ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, है ना, बॉडी, माइंड और स्पिरिट। और हम बोल सकते हैं इट इज हैंड, आपका हर्ट, सॉरी हैंड, हेड और आपका हर्ट। ओके,
तो इन चीज़ों को डेवलप करना इज द मेन एम ऑफ द दिस एजुकेशन. सो नेक्स्ट इज एक्सियोलॉजी फॉर एम्स ऑफ एजुकेशन. जो एक्सियोलॉजी होती है वो एम्स ऑफ एजुकेशन डिसाइड कर सकते हैं उससे. एपिस्टेमोलॉजी मेथड्स के लिए, किस मेथड से आपको पढ़ाना है. सो मेटाफिजिक्स किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, करिकुलम के लिए, इवैल्यूएशन के लिए या फिर सिलेबस के लिए, बताइए. जो एक्सियोलॉजी है वो डील करती है किससे, वैल्यूज पे, है ना, वैल्यूज एंड ब्यूटी पे, एथिक्स पे, मोरल वैल्यूज पे. एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो नॉलेज के ऊपर डील करती है ये, कि नॉलेज क्या है, क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, इन सब चीज़ों पे. मेटाफिजिक्स की बात करें तो रियलिटी पे फोकस करती है, गॉड पे फोकस करती है ना, क्या अल्टीमेट रियलिटी है, इन सब चीज़ों पे. सो किस चीज़ में हेल्प करता है मेटाफिजिक्स, ऑब्जेक्टिव्स में, करिकुलम में, इवैल्यूएशन में या फिर सिलेबस में. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द करिकुलम. तो मेटाफिजिक्स किसके लिए होती है, करिकुलम कैसा, आपको पाठ्यक्रम कैसा तैयार करना है आपको, जो रियल है ना, जिससे आप रियलिटी को बता सको बच्चों को. ओके. नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन. तो रेडियो वेव्स कौन से, दैट इज किसके एग्जांपल हैं, कौन से कम्युनिकेशन के, वायरलेस, गाइडेड, केबल बेस्ड कनेक्शन या फिर वायर्ड, बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, कि जो रेडियो वेव्स आती हैं क्या आपको दिखती है वो, है ना, नहीं दिखती ना. तो वो वायरलेस कनेक्शन है जिसकी मदद से आपके पास अगर कोई रेडियो या आपके फ़ोन में रेडियो है तो आप कनेक्ट कर पाते हो किससे, जो दैट इज़ गाने आते हैं या फिर जो भी चीज़ें आती हैं उसमें न्यूज़ आती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आप सुन सकते हो. तो ये वायरलेस है. केबल बेस्ड कनेक्शन और गाइडेड कनेक्शन, दैट इज़ ये क्या है, केबल बेस्ड कनेक्शन का ही पार्ट है, गाइडेड और वायर्ड भी. ओके. तो वायरलेस जो है वो आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेड पोटेंशियल एथिकल डायलेमा इन एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम. तो कौन सा आपको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है एथिकल डायलेमा को, मतलब प्रॉब्लम को, कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है जब आप एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम को यूज करते हो. ऑटोमेटिंग असेसमेंट फॉर लार्ज क्लासरूम टू सेव टाइम, ये कोई डायलेमा नहीं होगा. यूजिंग अडेप्टिव एल्गोरिदम टू पर्सनलाइज लर्निंग स्पीड, आपको मुझे बताना है, मैंने वो तो बता दिया, वो नहीं होगा, आप तीन में से चूज करना. स्टूडेंट्स लर्निंग डेटा being used for commercial profiling without consent, AI recommending that is different learning paths to students based on performance. तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपको एथिकल डायलेमा लग रहा है, इट मीन्स कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है. ओके. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि स्टूडेंट लर्निंग डेटा बी यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोफाइलिंग विदाउट कंसर्न, कि स्टूडेंट क्या सीख रहा है एआई से, क्या चीज़ देख रहा है, वो सब किसके पास चला जाता है, कमर्शियल प्रोफाइलिंग जो उस ऐप के निर्माता हैं, जो ऐप उसकी जो उस ऐप के निर्माता हैं, और वो विदाउट कंसेंट है ना, विदाउट एनी कंसेंट वो चला जाता है आपकी बिना मर्जी के. सो ये एक तरह से एथिकल डायलेमा है जब आप क्या यूज़ करते हो, एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम को. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी इन एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग प्राइमरी सिक्स टू, कि जब जो प्रिंसिपल है एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. सो बेसिकली वो कौन से दैट इज प्रिंसिपल पे बेस्ड है एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग उसमें. So ensure that AI system remain cost effective for educational institution. तो ये कोई ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट नहीं दर्शा रहा है. Allow stakeholders to understand how decisions and recommendations are generated. जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो लोग आते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उन सबको पता होना चाहिए कैसे डिसीजन बनते हैं और रिकमेंडेशंस भी जनरेट होते हैं. ओके. कैसे रिकमेंडेशंस आती हैं. So guarantee that all learners receive identical content irrespective of learning style, कि सबको एक ही तरह का दैट इज कंटेंट मिलता है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड है. रेस्ट्रिक्ट एआई यूसेज टू टीचर ओनली प्लेटफॉर्म टू मेंटेन क्लासरूम ऑथोरिटी, बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये गारंटी करता है कि सी नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि हर स्टेक होल्डर को पता होता है, अलाउ करता है कि वो समझ सके कि कैसे डिसीजंस और रिकमेंडेशन जनरेट करे जाते हैं. तो जिससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी एल्गोरिदम में. ओके. नेक्स्ट इज द इन द कॉन्टेक्स्ट, कुछ भी चीज़ छुपी नहीं होगी. नेक्स्ट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई इन एजुकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन ह्यूमन इन द लूप इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू. तो ह्यूमन इन द लूप किससे ज़्यादा रिलेटेड है एआई इन एजुकेशन में. कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स बाय एआई ट्यूटर्स, टीच सुपरविजन ऑफ टीचर सुपरविजन ऑफ एआई जनरेटेड फीडबैक बिफोर इट रीचेस स्टूडेंट्स, और
ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम फंक्शनिंग विदाउट टीचर इनपुट, या फिर पीयर कोलैबोरेशन मीडिएटेड बाय एआई चैटबॉट। तो ह्यूमन इन द लूप किससे रिलेटेड है बताइए? पहली बार सुनी होगी टर्म, बट फिर भी आप इसे गेस कर सकते हो कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है इन स्टेटमेंट के जरिए। ह्यूमन इन द लूप बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये टीचर सुपरविजन ऑफ एआई जनरेटेड फीडबैक बिफोर इट रीचेस स्टूडेंट की जो भी चीज़ें आती हैं एआई पे, है ना, जो भी चीज़ें समझते हो वो स्टूडेंट के दैट इज पहुंचने से पहले टीचर सुपरवाइज करते हैं उन फीडबैक्स को जो एआई ने जनरेट करा है, कि वो सही भी हैं या नहीं हैं। ओके, तो यही क्या है, यही है ह्यूमन इन द लूप, कि ह्यूमन को भी आप यूज़ करते हो। तो एआई का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपने एआई ट्यूटर्स को रिप्लेस कर दिया है, कभी नहीं हो सकते टीचर्स रिप्लेस बाय द एआई या फिर एनी टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज विच प्रिंसिपल इज मोस्ट वायलेटेड इफ एन एआई ड्रिवन that is learning platform disproportionately benefit student from high socio-economic background while leaving others behind। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट होगा जब जो एआई है क्या करने लग जाएगा, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को, मतलब लोगों को नहीं बताएगा कुछ चीज़ें, और जो अच्छे जो रिच पर्सन है उनको ही सारी चीज़ें बताएगा। तो वो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट होगा उससे? ओके, अकाउंटेबिलिटी का, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस का, ट्रांसपेरेंसी का, या फिर एफिशिएंसी का? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इजीएस्ट बोल सकते हो आप इसे। देखो, ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें तो अगर हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ही बेनिफिट करेगा और जो दूसरे हैं जिनका लो बैकग्राउंड है उनको नहीं करेगा, तो मतलब वो इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के दैट इज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको वॉलेट कर रहा है। ओके, तो इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्कूल डिप्लॉय एन एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम दैट कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड students facial expression to monitor engagement, which ethical concern is most relevant here? तो कौन सा एथिकल कंसर्न यहाँ पर हो सकता है? करिकुलम रिजिडिटी का, डेटा प्राइवेसी एंड कंसेंट का, स्केलेबिलिटी ऑफ द एआई मॉडल, या फिर रिडक्शन ऑफ टीचर वर्कलोड। ये जो स्कूल है वो क्या कर रहा है, एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम को यूज़ कर रहा है जिसमें वो सारे जो स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन है उसको मॉनिटर कर रहा है एंगेजमेंट के लिए। तो मतलब एआई क्या कर रहा है, सारी जो प्रिवेसी है या फिर कंसेंट है उन सब चीज़ों को नहीं ले रहा है, वो डेटा प्रिवेसी ब्रीच हो रही है यहाँ पर, और कंसेंट भी नहीं मानी जा रही है। उसने मतलब अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया बच्चों के एक्सप्रेशंस एंगेजमेंट मॉनिटर करने के लिए। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसर्न जो होगा, जो प्रॉब्लम हो सकती है वो डेटा प्रिवेसी और कंसेंट की हो सकती है। ओके, करिकुलम रिजिडिटी नहीं आएगा, स्केलेबिलिटी ऑफ एआई मॉडल भी नहीं, और रिडक्शन ऑफ टीचर वर्कलोड भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट द टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड एथिक्स इन एआई इन एजुकेशन। तो टेंशन क्या क्रिएट हो सकती है एफिशिएंसी और एथिक्स में, एआई को यूज करेंगे हम एजुकेशन में। तो एआई इवेलुएट स्टूडेंट ऐसे क्विकली बट मे एनकोड कल्चरल बायसेस इन ग्रेडिंग। एआई हेल्प टीचर्स रिड्यूस ग्रेडिंग टाइम बाय यूजिंग प्लेजरिज्म डिटेक्शन। AI personalized learning path for different types of learner. AI chatbots resolve routine student queries about coursework. So basically इसमें आपको बताना है कि टेंशन कौन सी हो सकती है बिटवीन द एफिशिएंसी एंड एथिक्स। तो देखो, जो बी ऑप्शन है वहाँ पर आपको कोई टेंशन क्रिएट दिख रही है? नहीं, बल्कि वो तो हेल्प कर रहा है ना टीचर्स की, कि वो ग्रेडिंग सिस्टम में जो टाइम है वो कम लगेगा, है ना। फिर है एआई पर्सनलाइज कर सकता है, कि एआई पर्सनलाइज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग उनको कंटेंट देने का। और एआई चैटबॉट की बात करें तो वो क्वेरीज, जो हमारी जो क्वेरीज होती है वो हम पूछ सकते हैं कोर्स वर्क की। ओके, सो जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो करेक्ट होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, कि एआई इवेलुएट दैट इज स्टूडेंट्स ऐसे क्विकली, कि वो इवेलुएट तो कर लेता है ऐसे को क्विकली, बट वहाँ पर कल्चरल बायसेस हो सकती हैं इसमें ग्रेडिंग में। ओके, ठीक है। Next is which statement most accurately capture the philosophical tension in AI integrated learning? ओके, तो AI इंटीग्रेटेड लर्निंग में कौन सा फिलोसॉफिकल टेंशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है? सो AI एनहेंस एफिशिएंसी बट रिस्क अंडरमाइनिंग द ह्यूमनिस्टिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन। AI एंश्योर न्यूट्रलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन टीचिंग, एलिमिनेटिंग बायसेस एंड बायसेस कंप्लीटली। बिल्कुल सही ऑप्शन, सही इन द सेंस कि यहाँ पर आपको कोई टेंशन क्रिएट होती नहीं दिख रही, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन में। AI is universally accepted as a replacement for teacher in inclusive classroom, बिल्कुल भी नहीं, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि AI को रिप्लेसमेंट मान लिया गया है कि टीचर नहीं होंगे तो AI से आप बच्चे पढ़ सकते हैं। दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI in education focuses independently of any ethical consideration। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट, मोस्ट एक्यूरेटली कौन सा बता रहा है
कि फिलोसॉफिकल टेंशन हो सकती है एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग मटेरियल में। ओके, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर दैट इज द ए विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ट अ मिनट, ए विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज एआई एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, एनहांस कर सकता है, बट यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को अंडरमाइन करा जा रहा है कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो है वो आप नहीं दैट इज यूज कर सकते किसके थ्रू, एआई के थ्रू, क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है ना, उसको नहीं पता होता कि कौन कैसा बच्चा है कौन कैसा नहीं है, तो वो न्यूट्रल होकर के विचार करता है। तो फिलोसॉफिकल टेंशन ह्यूमनिस्टिक वैल्यू की हो सकती है कि वो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को आधार नहीं मानता है। ओके, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है बस इससे। सो नेक्स्ट इज इफ अ स्कूल डिसाइड टू यूज इंडिजीनियस स्पोर्ट्स एज रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटी टू टीच टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रिफ्लेक्ट विच NEP 2020 पेडागोजिकल प्रिंसिपल। कि स्कूल जो है डिसाइड करता है इंडिजीनियस स्पोर्ट्स को, मतलब जो रीजनल स्पोर्ट्स होते हैं उनको यूज करने, उनको लाने का रेगुलर क्लासरूम में, है ना, टू टीच टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये NEP 2020 का कौन सा पेडागोजिकल प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है? एक्सपेरिंशियल लर्निंग थ्रू आर्ट इंटीग्रेशन, क्रॉस करिकुलर लर्निंग थ्रू स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट स्ट्रेटजीज, या फिर करिकुलम रिडक्शन फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज अ क्रॉस करिकुलर लर्निंग थ्रू स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने दैट इज अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, है ना, अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आप अपने स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हो, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स को भी यूज कर रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैनेज करना सिखा रहे हो, तो उसमें आपने स्पोर्ट्स को यूज कर लिया, तो वहाँ पे क्रॉस करिकुलर के साथ आप क्या कर रहे हो, स्पोर्ट्स इंटीग्रेट करके चल रहे हो। नेक्स्ट इज द A student completing grade 10 under the new structure wishes to pursue a vocational program for 2 years। ये 10th क्लास का बच्चा है, वो 10th क्लास से मतलब 10th क्लास करने के बाद वो 2 साल का एक प्रोग्राम चूज करता है कि उसे 12th अभी नहीं करनी है, वोकेशनल किसी प्रोग्राम में जाना है, जैसे उसे लैंग्वेज के बारे में सीखना है, तो कोई भी जो भी उसका वोकेशनल प्रोग्राम है वो उसे सीखना है। तो वो फिर बाद में उस 2 साल के कोर्स के बाद ग्रेड 11-12 को कंप्लीट करता है, अपनी 11-12 क्लास को। तो कौन सा NEP प्रिंसिपल यहाँ पर मोस्ट फिट बैठ रहा है, या फिर कौन से दैट इज NEP प्रिंसिपल की बात हो रही है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, एंट्री एंड री दैट इज एग्जिट एंड री एंट्री फ्लेक्सिबिलिटी इन सेकेंडरी स्टेज की, इक्विटी इन दैट इज करिकुलर डिजाइन की, या फिर वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम इंटीग्रेशन। बताइए। सो स्टूडेंट NEP 2020 का मेन फीचर है कि आप री एंट्री ले सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर कि अगर आपने दैट इज अपनी 10th कंप्लीट कर ली तो आप 2 साल के लिए वोकेशनल कोर्स कर सकते हो और उसके बाद अपनी 11th-12th क्लास कर सकते हो। ऐसे ही ग्रेजुएशन में भी कि अगर आपने BA करनी है, आप BA के फर्स्ट ईयर में आ गए, उसके बाद आपने छोड़ दी किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर आप बाद में परस्यू करना चाहते हो तो दोबारा से एंट्री ले सकते हो। उसके लिए क्या बनाए गए हैं, ABCID बना दी गई है आपकी, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपके क्रेडिट ऐड होते रहेंगे कि आपने कितनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, फिर आप दोबारा से एंट्री ले सकते हो या फिर एग्जिट ले सकते हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन सर्व्स विच लार्जर NEP गोल, है ना, मतलब कौन सा गोल कंप्लीट करता है जब आप आर्ट के साथ साथ स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन को यूज करते हो। ओके, अचीविंग इंटरनेशनल बेंचमार्क इन क्रिएटिव एजुकेशन, promoting holistic development by integrating cognitive, physical and cultural learning, shifting focus from science and mathematics to cultural and heritage, reducing the role of teacher in content delivery। बताइए क्या गोल हो सकता है, क्या एम हो सकता है इसका? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो बहुत ही आसान है, दैट इज द बी ऑप्शन, कि आप प्रमोट कर रहे हो किसको, होलिस्टिक डेवलपमेंट को, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसका जो दिमाग है वो भी बढ़े, दिमागी शक्ति भी बढ़े, वो अकेडमिक में भी अच्छा हो, साथ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज और कल्चरल लर्निंग भी उसे आ सके। तो ये इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परख, दैट इज अ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आपसे पूछी जा सकती है कि परख की क्या फुल फॉर्म है, ये आपके जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं क्वेश्चन, जो कि सिलेबस में नहीं दिए होते बट आते ज़रूर हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। ओके, तो परख क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। सो बेसिकली इसका मेन एम क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कंडक्ट सेंट्रलाइज बोर्ड एग्जाम अक्रॉस इंडिया, set national norms and guidelines for student assessment and ensure equivalence across boards, replace the role of NCERT SCERT in curriculum design, या फिर standardize यूनिवर्सिटी एंड एग्जाम्स, दैट इज एंट्रेंस एग्जाम अक्रॉस डिसिप्लिन्स। बताइए करेक्ट आंसर।
सो स्टूडेंट परख जैसा कि हम फुल फॉर्म से ही बता पा रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करते हो, असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, कि आप बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कैसे असेसमेंट कर सकते हो, उनकी नॉलेज को भी चेक करना, रिव्यू करना, उसको असेसमेंट देना, उसको मार्क्स देना, उसको बताना कि उसने कितना अचीव करा है। सो बेसिकली ये इसलिए बना है टू सेट द नेशनल नॉर्म्स एंड गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट, की एक नेशनल नॉर्म्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चों का असेसमेंट हर साल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्कूल में कुछ है तो दूसरे स्कूल में किसी और तरह से असेसमेंट कर रहे हो। तो इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, है ना, हर बोर्ड में, अक्रॉस बोर्ड्स, जो भी बोर्ड है, सीबीएसई है, एचबीएसई या फिर जो भी बोर्ड है, हर में सब में सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तो which of the following best represent the philosophical shift in NEP 2020's vision for school curriculum and pedagogy? तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, NEP 2020 के विजन को, कि कैसे शिफ्ट हो चुका है हमारा जो विजन है, हमारा जो एम है एजुकेशन को लेकर के। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग से मल्टीपल चॉइस के एग्जाम पे, रोड मेमोराइजेशन से होलिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ गए हैं, लोकल कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से ग्लोबल करिकुलम अलाइनमेंट की तरफ, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट से स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स पर। बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज रोड मेमोराइजेशन से हम होलिस्टिक दैट इज कॉम्पिटेंसी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज द मैच द फॉलोइंग स्टेजेस 5+3+3+4 स्ट्रक्चर विद देयर पेडागोजिकल फोकस। तो आपको मैच करनी है ये फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज को, ये जो 4 स्टेटमेंट दी है इनमें से आपको मैच करना है कि कौन सा परफेक्ट बैठता है, फिर आपको ये ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। बताइए। सो बेसिकली जो सिस्टम था हमारा 10+2, उससे हम 5+3+3+4 पर आ चुके हैं। इसमें क्या है, इसमें आपकी जो 5 ईयर्स हैं वो किसमें, फाउंडेशनल में, प्रिपरेटरी 3 ईयर्स फॉर मिडल एंड 4 ईयर फॉर सेकेंडरी। ओके, तो अब आपको बताना है कि फाउंडेशनल स्टेज में कैसा पैडागोजिकल होगा, जब मतलब बच्चे शुरुआती दौर में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्या वो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होगा या प्ले बेस्ड एक्टिविटी, लाइट टेक्स्ट बुक यूज करा दो या फिर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यूज करा दो। बताइए। सो स्टूडेंट बात करें तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, मतलब प्ले वे मेथड से सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी ओरिएंटेड लर्निंग कराई जाएगी। तो ए का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 2। ए का 2 किसमें है, 2 ऑप्शन में है, तो बाकी जो दोनों है वो तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब आपको इनमें से चूज करना है, अब आपको बी देखना है। प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप लाइट बुक्स, इंटरैक्टिव टीचिंग और बिल्डिंग बेसिक इन रीडिंग, अरिथमेटिक और राइटिंग में आपको, मतलब आपको एफरेंस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च करना है। बच्चों को बेसिक लिटरेसी आनी चाहिए, उनको रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो प्रिपरेटरी स्टेज में जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रिपरेटरी स्टेज में है, तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पर है इन दोनों में से, एक ही ऑप्शन में, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए। दैट इज द ए का क्या आएगा, सेकंड आएगा, बी की बात करें तो थर्ड आएगा, और मिडिल स्टेज की बात करें तो यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, मतलब जो अमूर्त चीज़ें हैं उसको यूज दैट इज इंक्लूड कर देते हो। एक्सपीरियंशियल और क्रिटिकल लर्निंग अक्रॉस साइंस, मैथमेटिक्स और आर्ट, हर सब्जेक्ट को पढ़ते हो आप। फिर बात करें सेकेंडरी स्टेज की, तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सप्लोरेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस होती है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, है ना। तो डी का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का। असर्शन दी हुई है NEP 2020 एम्फसाइज रिड्यूसिंग करिकुलम कंटेंट टू इट्स कोर एसेंशियल, कि इन्होंने जो करिकुलम कंटेंट है उस पर फोकस करा है कि दैट इज वो रिड्यूस होना चाहिए ना, जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें मेन है वही वही पढ़ानी है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ानी है। सो रीजन दिया है, दिस रिडक्शन इज इंटेंडेड टू शिफ्ट फोकस टुवर्ड रोड मेमोराइजेशन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एफिशिएंसी। तो ये जो रिडक्शन किया है वो इसलिए करा है ताकि बच्चों का जो दैट इज बच्चों को आपको रोड मेमोराइजेशन से पढ़ाना है, मतलब रट्टाबाजी करवा करके वही निमोनिक्स, मतलब याद करवा के सारी चीज़ें, और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के लिए ये यूज़ करा गया है। तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इन चारों में से, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या डी। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या, बी विल बी द करेक्ट, कि ए ऑप्शन जो है, सॉरी नहीं बी नहीं आएगा क्योंकि दूसरा गलत है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी की बात करें तो वो गलत है, मतलब रीजन जो है वो गलत है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर ए तो ट्रू है कि उन्होंने जो फालतू की चीज़ें उन सब चीज़ों को हटा दिया गया है, जो सही है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी उन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है।
बट इन्होंने रोट मेमोराइजेशन और स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे फोकस नहीं करा है, इन्होंने फोकस करा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग पे, ओके, इन सब चीज़ों पे, एक्सपीरियंस लर्निंग पे बेसिकली फोकस करा है। तो A is true, R is false will be the correct answer, that is the option number C. Next, according to NEP 2020, each teacher must undergo at least dash hours of CPD, that is continuous professional development. तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर टीचर को कितने आवर्स देने पड़ेंगे एनुअली, मतलब एक साल में CPD के लिए। CPD क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसे बेसिकली ट्रेनिंग दे दी गई, कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो टीचर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रॉपर, तो उसके कितने आवर्स होने चाहिए, उनको सेमिनार्स भी अटेंड करने चाहिए, साथ के साथ वर्कशॉप भी अटेंड करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को बढ़ा सके, अपने आप को जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके अकॉर्डिंग ढाल सके और बच्चों को भी उसके थ्रू सिखा सके। तो कितने जो आवर्स हैं एटलीस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट पूछा है 25, 40, 50 या 60 आवर्स, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 50 आवर्स होने चाहिए मिनिमम in an year. Okay, next is the national professional standard for teaching NPST will be developed by NCT in its restructured form as, जो NPST है बेसिकली ये NCT के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, तो बेसिकली ये इसका जो रिस्ट्रक्चर्ड फॉर्म है वो क्या है? अ पार्ट ऑफ NCERT है, अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर GEC जनरल एजुकेशन, दैट इज यहाँ पर आप बोल सकते हो कमिटी। ओके, सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी या फिर सब यूनिट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बताइए। जनरल एजुकेशन काउंसिल, सॉरी। ओके, तो अगर हम बात करें जो एनपीएसटी है, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं टीचर्स के लिए, सो बेसिकली वो क्या है, वो एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर जीईसी में। ओके, नेक्स्ट इज द, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। जीईसी क्या है? जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो कि रिस्ट्रक्चर्ड की गई थी एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर द जीईसी। इट्स रोल विल बी टू डेवलप एंड मेंटेन द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है ना, कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखना, उसको डेवलप करना इसका मेन एम है। सो ये क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फोकस करती है। पार्ट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, नॉट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ओके, ये करिकुलम एंड पेडागोजी पे फोकस करता है एनसीईआरटी, ना कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे। एनसीटी रिमेन अंडर जीईसी, नॉट फुली इंडिपेंडेंट, कि जो एनसीटी है वो जीईसी के अंडर में आता है, ना कि वो इंडिपेंडेंट है। ओके, सब यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये जीईसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ टीचर विल बी प्राइमरली बेस्ड प्राइमरली ऑन, कि प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? लेंथ ऑफ सर्विस एंड सीनियरिटी के बेसिस पे होंगे, एनपीएसटी बेस्ड अप्रेजल पे होंगे, पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस पे, या फिर स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो पे, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ये एनपीएसटी बेस्ड अप्रेजल के बेस पे होंगे, जो आपके स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, क्या टीचर्स उनको मेंटेन कर रहे हैं, क्या उन्होंने, उनके पास वो क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए। सो बेसिकली एनपीएसटी बेस्ड अप्रेजल पे आपका क्या होगा, बेस होगा आपकी प्रमोशन और आपकी सैलरी, ना कि आपकी लेंथ ऑफ सर्विस या सीनियरिटी के बेस पे। पॉलिटिकल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल गलत ही काम हो जाएगा, और ना ही स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो पे, फिर तो टीचर्स बच्चों को मतलब भरा ही रखेंगे, जैसे बसेस में जाते ना लद लद के सभी ऐसे। सो नेक्स्ट इज द, अच्छा यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। जो एनपीएसटी है वो क्या है? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। ओके, और ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इफेक्टिवनेस होनी चाहिए टीचिंग में, ना कि गाइड एडवांसमेंट rather than just seniority or length of service. Okay, next is which of the following action reflect NEP 2020's approach to reforming सब स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? तो कौन सा जो दैट इज बोल सकते हो कि रिफ्लेक्ट करता है कि एनईपी 2020 अप्रोच को, है ना। सो बेसिकली क्या आएगा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग? सो मर्जिंग ऑल TEIs अंडर SCERT, मैंडेटरी इंटीग्रेशन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी HEIs मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय 2030, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी विदाउट accreditation, या फिर अलोइंग देम टू कंटिन्यू विद मिनिमम रेगुलेशन, बताइए क्या बेस्ट अप्रोच है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ मैंडेटरी इंटीग्रेशन इनटू मल्टीडिसिप्लिनरी, की सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंडेटरी है कि वो 2030 तक अपना जो दैट इज इंस्टीट्यूशन है उसको मल्टीडिसिप्लिनरी बना दे। ओके,
So next is the according to UDISE 2016-17 the enrollment of differently abled children drops from dash at primary level to dash at higher secondary level कि UDISE के अकॉर्डिंग 2016-17 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना मतलब है, जो दैट इज प्राइमरी लेवल का कितना, प्राइमरी लेवल पे कितने होते हैं, फिर हायर लेवल तक कितने अचीव कर पाते हैं, हायर लेवल तक कितने बच्चे रह पाते हैं, तो बताइए इसके अकॉर्डिंग। ये बेसिकली आपकी NEP 2020 से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं, है ना, जो पॉलिसी है आपकी उसको बिल्कुल डीप में पढ़ करके फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को लाई हूँ मैं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ो। ओके, ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू NEP NCF, उसमें जा करके ना कि ऐसे ही कुछ भी उठा के ले आना। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। इट इज 1.1 से 0.25% रेशियो हो जाता है हायर एजुकेशन में या फिर सेकेंडरी लेवल पे। ओके, नेक्स्ट इज एज पर जस्टिस JS वर्मा कमिटी, जस्टिस JS वर्मा कमीशन के द्वारा 2012 में तो क्या मेजर कंसर्न है, किसका प्रॉब्लम है स्टैंड अलोन PEI का, बेसिकली जो ये BEd MEd या फिर JBT DLEd ये सब कराते हैं, तो इसका मेजर आप बोल सकते हो ड्रॉबैक क्या है अकॉर्डिंग टू JS वर्मा कमीशन के द्वारा। ओके, लैक ऑफ टीचर्स विलिंग टू ज्वाइन, सेलिंग डिग्री विदाउट क्वालिटी एजुकेशन, ओवर एम्फेसिस ऑन पेडागोजी ओनली, टू मच रिसर्च विदाउट प्रैक्टिस। बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कि इन्होंने बोला था, इन्होंने ये चीज़ को फाइंड आउट करा कि बहुत सारे टीचर इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो डिग्री को बेच रहे हैं, है ना, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, बच्चे आए ना आए उनको क्लास, उनको घर बैठे बैठे डिग्री प्रोवाइड कर दो। तो ये बेसिकली मेजर कंसर्न है टीचर्स को लेकर के या फिर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस को लेकर के। नेक्स्ट इज एडमिशन टू प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू, तो प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम किसके थ्रू कंडक्टेड होते हैं, मतलब जो BEd के लिए या फिर ITEP के लिए जो पेपर होते हैं, फिर जो भी पेपर्स होते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है प्री सर्विस टीचर के लिए, मतलब BEd के लिए फिर ITEP के लिए, UGC नेट, NTA टेस्ट, स्टेट PSC एग्जाम या फिर दीक्षा पोर्टल। बताइए कौन कराता है। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट। कि NTA है दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को, जैसे ITEP के एग्जाम्स जो हैं बेसिकली वो किसने कंडक्ट कराए, NTA ने ही कंडक्ट कराए हैं। तो जो भी प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं फिर एडमिशन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, NTA टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग विल प्राइमरली इन्वॉल्व, कि जो नेशनल मिशन मेंटोरिंग है NMM, उसमें कौन लोग इंक्लूड होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी ड्राइवन AI मेंटोर या फिर स्टूडेंट्स मेंटरिंग देयर पीयर। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी जो होती है वो प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको, जो सीख रहे हैं अभी, जो टीचर्स अभी टीचिंग में हैं, जो नए नए आए हैं, तो जो सीनियर रिटायर्ड फैकल्टी होती है उनसे प्रोफेशनल सपोर्ट ली जाती है, मतलब देते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एज पर NEP 2020 इज, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम की, ये रहे आपके ऑप्शंस और आपको करेक्ट दैट इज आंसर देना इन ऑप्शंस को देख करके। क्या इसका हायर प्रायोरिटी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन है, या फिर यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी बाय 2025, GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना हायर एजुकेशन में 50% करना 2035 तक, या फिर इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इनटू मिडिल स्कूल्स। ओके बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, क्योंकि जब आपका जो बेस है वही अच्छा नहीं होगा तो आप बाकी चीज़ें अपना मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, या फिर GER 50% करने का क्या करेंगे 2035 तक। तो सबसे पहले आपको बच्चों पे ध्यान देना है, जो छोटे बच्चे फाउंडेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनको आप बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल्स को सिखाओ एफलन मिशन के थ्रू, है ना, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन के थ्रू। और ये कब तक एम रखा गया, 2025 तक। ओके क्या ये पूरा हुआ है, आप अपना डेटा सर्च करके मुझे बताना। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप बाय, तो ये किसके द्वारा सेटअप करा गया है, नेशनल मिशन ऑफ दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, NCTE के द्वारा, MHRD दैट इज नाउ MOE, NTA के द्वारा या फिर NCERT के द्वारा। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, इट इज द MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका नाम रख दिया गया है अब। ओके नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 पीपल टीचर रेशियो क्या होनी चाहिए,
35:1 in all school uniformly, 30:1 in general school, 25:1 in disadvantaged area, एग्जैक्टली 20:1 इन ऑल रूरल स्कूल, या फिर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉलिसीज, बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द बिलो 30:1, मतलब 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए जनरल स्कूल्स में। डिसएडवांटेज एरियाज की बात करें तो वहाँ पर 25 बच्चों के साथ एक टीचर होनी चाहिए। ओके, ये एक तरह से रेशियो रखा गया है पीटीआई का, पीपल टीचर रेशियो का। Which of the following will receive special emphasis in filling टीचर वैकेंसीज? तो किस पे फोकस करना चाहिए जब आप फिल कर रहे हो टीचर वैकेंसीज को? एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, एम्प्लॉइंग लोकल टीचर्स विद फैमिलिटी इन लोकल लैंग्वेज, आउटसोर्सिंग टीचर फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, या फिर यूज ऑफ ओनली डिजिटल टीचिंग एड्स, बताइए। सो स्टूडेंट, अगर हम जब टीचर की वैकेंसीज को भर रहे हैं, मतलब टीचर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि लोकल टीचर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दोगे, जिनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जहाँ जिस स्टेट की आप रिक्रूटमेंट करा रहे हो वहाँ की लैंग्वेज उन्हें आती हो, ताकि आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर सको बहुत अच्छे से, एफिशिएंटली और स्मूथली। ओके, जिसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है बच्चों की क्या होती है, वो मदर टंग होती है। तो मदर टंग के थ्रू जब बच्चे सीखते हैं तो बहुत आसानी से सीखते हैं, और उनके अंदर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ता है। नेक्स्ट इज द करिकुलम विल गिव इंक्रीज फोकस ऑन, तो करिकुलम किस पे फोकस करती है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग, ओनली एडवांस मैथमेटिक्स एंड साइंस इन प्रिपरेटरी स्टेज, कोडिंग एंड रोबोटिक्स फ्रॉम ग्रेड 1, या फिर प्योरली आईसीटी बेस्ड लर्निंग इन प्राइमरी स्कूल, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका जो आंसर होगा वो होगा रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक। मतलब आपको बेसिकली बच्चों को किस पे फोकस कराना चाहिए? एफएलएन पे, दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी में, जहाँ पे बच्चे रीड करना भी सीखें, राइट करना भी, स्पीक मतलब बोलना भी, काउंटिंग करना मतलब बेसिक जो मैथ्स है वो उन्हें आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सारी चीज़ें, और मैथमेटिकल थिंकिंग वो करना सीखिए, ना कि आप एडवांस मैथमेटिक्स दे दो आप। और रोबोटिक्स और कोडिंग जो है वो ग्रेड 1 से नहीं, कौन सी क्लास से होती है, कौन सी क्लास में स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू एनईपी, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कौन सी क्लास से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती है। और प्योरली आईसीटी बेस्ड लर्निंग नहीं करा सकते आप प्राइमरी स्कूल में। तो जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो आंसर क्या होगा? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, काउंटिंग, अरिथमेटिक एंड दैट इज मैथमेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट इज टू एंश्योर स्कूल रेडीनेस, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी विल डिजाइन अ 3-month मॉड्यूल फोकस्ड ऑन। तो स्कूल रेडीनेस करने के लिए बच्चों को एनसीईआरटी ने, या फिर एससीईआरटी जो स्टेट एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होती है, उसने मतलब 3-month मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, जो किस पे फोकस करता है? कोडिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे, प्ले बेस्ड लर्निंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स और साउंड्स, वर्ड्स, कलर, शेप्स एंड नंबर्स पे, अर्ली वोकेशनल ट्रेनिंग पे, या फिर स्टेम लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ पर, बताइए किस पे फोकस करता है। सो बात करें स्कूल रेडीनेस के लिए, मतलब बच्चा तैयार हो, बच्चा आगे जाने के लिए बहुत तैयार हो, तो उन्होंने 3-month दैट इज मॉड्यूल जारी किया है, ताकि बच्चे प्ले बेस्ड लर्निंग कर सके, अल्फ़ाबेट सीख सके, साउंड सीख सके, वर्ड सीख सके, कलर, शेप्स और नंबर्स, है ना। तो उनको बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स और न्यूमरेसी स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट इज द नेशनल रिपोजिटरी ऑफ रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी मेड अवेलेबल थ्रू। तो जो नेशनल रिपोजिटरी है दैट इज फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की, वो किसके थ्रू आपको बताई, मतलब दी जाती है ना, किसके थ्रू अवेलेबल कराई जाती है? नैप्टल के द्वारा, स्वयं के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, या फिर ईपीजी पाठशाला के द्वारा, बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, इट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। ओके, सो बेसिकली दीक्षा के द्वारा क्या है, ये अवेल कराई जाती है, क्या? एफएलएन, है ना, दैट इज द फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी के रिसोर्सेज। अ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल एंश्योर, कि जहाँ पे आप नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी को यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग बुक्स टू हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, फ्री सप्लाई ऑफ फॉरेन बुक्स इन हायर एजुकेशन, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी एंड रीडरशिप ऑफ बुक्स अक्रॉस लैंग्वेज एंड जॉनरे, या फिर ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई बुक्स। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। सो बेसिकली इंश्योर कराती है कि यहाँ पे जो सभी बच्चों को, सभी लोगों को, इंडिविजुअल को एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और रीडरशिप होनी चाहिए बुक्स की, डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ सके, या फिर डिफरेंट जॉनरे में, है ना। कॉमेडी की भी होनी चाहिए, एजुकेशनल भी होनी चाहिए, मोटिवेशनल भी होनी चाहिए, हॉरर भी होनी चाहिए, तो हर तरह की आप यूज़ कर सकते हो बुक्स को।
ओके। एज पर NEP 2020 न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इन एडिशन टू मिड डे मील इज सजेस्टेड बिकॉज, तो ये क्यों सजेस्ट किया गया था जो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है दैट इज मिड डे मील में, जिसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, वो आपको कमेंट करना है आपको। ठीक है, ये जो कमेंट करना बोलते हैं वो कमेंट जरूर करना है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो देख रहे हो तो आपको जरूर कमेंट करना है। सो मॉर्निंग आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट आर particularly productive for cognitively demanding subject, it increases enrollment in rural areas, it is a traditional in developed nation, या फिर it helps reduce teacher workload। बताइए क्या होगा आंसर। सो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट देने का जो मेन एम है वो क्या है कि जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट आर पर्टिकुलरली प्रोडक्टिव फॉर कॉग्निटिवली डिमांडिंग सब्जेक्ट, कि आप जब मॉर्निंग आवर्स में जब करते हो ब्रेकफास्ट देते हो बच्चों को, तो वो ऐसा न्यूट्रिशियस फूड दोगे जिससे बच्चों का जो कॉग्निशन है वो बढ़ेगा और वो सब्जेक्ट्स को पढ़ पाएंगे। ये जो एनरोलमेंट बढ़ाना है ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। ओके, और ये ट्रेडिशन नहीं है कोई, ना ही ये वर्कलोड को कम करने के लिए होता है टीचर्स के। तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द NEP 2020 मैंडेट्स रेगुलर हेल्थ चेकअप्स इन स्कूल 4। तो NEP 2020 मैंडेट करती है इसको, हेल्थ चेकअप्स को स्कूल्स में, किस लिए, एकेडमिक बेंचमार्किंग के लिए, 100% इम्यूनाइजेशन एंड इशुएंस ऑफ हेल्थ कार्ड के लिए, रिड्यूसिंग टीचर एब्सेंटिज्म, या फिर रैंकिंग स्कूल अंडर हेल्थ इंडेक्स। बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताएं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि हेल्थ चेकअप इसलिए होनी चाहिए ताकि 100% इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए और उनके हेल्थ कार्ड भी इशू होने चाहिए ताकि पता चल सके किसको कौन सी इट इज इम्यूनिटी डोज दी गई है और नहीं दी गई है उन सब चीज़ों के लिए। ओके, सो द डॉक्ट्राइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 49 क्वेश्चन है, द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉलो नेचर एग्जिस्ट इन विच स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, है ना, मतलब जहाँ पे नेचर एग्जिस्ट करता है कौन सी एजुकेशन फिलोसफी में कहा गया है आप फॉलो करो नेचर को या फिर नेचर के अकॉर्डिंग बनाओ। नेचुरलिज्म पे, आइडियलिज्म पे, प्रैग्मेटिज्म में, या फिर मार्क्सिज्म में। बताइए। सो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, बेसिकली नेचुरलिज्म। जब आप नेचर को फॉलो कर रहे हो, नेचर को मान रहे हो, तो नेचुरलिज्म इस चीज को मानता है। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज मेनली, 50th क्वेश्चन है ये, हु वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर एजुकेशन इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए, आश्रम, शिष्य, उपजस्य या फिर उपाजस्य या फिर ब्राह्मण्स, कौन इंपॉर्टेंट होते हैं बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए। मतलब आप बोल सकते हो कि गुरु कौन है, गुरु को क्या कहा जाएगा इसमें बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। सो जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द उपाजस्य, जो गुरु होते हैं, है ना, जो गुरु होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर एजुकेशन के लिए बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। नेक्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। तो दो स्टेटमेंट दी हुई है आपकी। स्टेटमेंट 1, अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट द टीचर होल्ड अ हाई वैल्यू एंड पोजिशन इन द स्कूल। बिल्कुल सही है कि आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में माना जाता है कि टीचर ही आपका जो बोल सकते हो कि रोल मॉडल कहलाया जाता है, टीचर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी होती है, तो हाई पोजीशन दी जाती है आइडियलिस्टिक के अकॉर्डिंग। बी स्टेटमेंट दिया, स्टूडेंट रिमेन पैसिव लिसनर बिकॉज द सेंट्रल पोजीशन इज ऑफ आइडल्स वैल्यूज एंड आइडियाज। तो बच्चों को पैसिव लिसनर ही बना दिया जाता है, उसमें बच्चे अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका जो दैट इज टीचर है वो एक तरह से उनका आइडल है ना, जिनको उन्हें मानना है, उनके डायरेक्शन पे चलना है। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों ट्रू है, ए एंड बी आर फॉल्स है, ए इज ट्रू है या फिर बी इज फॉल्स है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन, सी या डी, बताइए। सो स्टूडेंट, आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएफ 2023 की क्या कैरेक्टरिस्टिक सही है, कौन सी सही है, कि गोल डायरेक्टेड होती है, मतलब द एंटायर अप्रोच इज ड्रिवन बाय द करिकुलर गोल्स which are derived from the aims, these tie everything together and are at center stage. Practice enabling, it attempts to convert and distill matters to practice, which is where education happens or doesn't. Okay, बताइए। एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है, बताइए। ए सही है, बी सही है, बोथ ए, या फिर नीदर ए और बी। सो स्टूडेंट, दोनों ही सही है कि गोल डायरेक्टेड भी होती है और प्रैक्टिस अनेबलिंग भी आपको एक तरह से बोला जाता है करिकुलम फ्रेमवर्क में। ओके, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी आर द ट्रू स्टेटमेंट। तो फिर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज डैश एजुकेशन इज द बिलीफ दैट स्कूलिंग नीड्स टू बी सॉलिडली ग्राउंडेड इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। ओके, तो कौन से एजुकेशन का बिलीफ है, मतलब माना जाता है कि स्कूलिंग जो है, स्कूलिंग को क्या चाहिए, सॉलिडली ग्राउंडेड इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ एसोसिएटेड लिविंग।
तो किसके द्वारा ये माना गया है? डिस्टेंस एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या फिर फॉर्मल एजुकेशन, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो किसका मानना था? जॉन डीवी का मानना था। ओके, जॉन डीवी का प्रोग्रेसिव एजुकेशन, देखिए बच्चों को वो आगे बढ़ाए, आगे की ओर लेकर के जाए, डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाए, उनको वैल्यू सिखाए। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन किस मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट दर्शाती है? टीचर आर द ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथोरिटी, knowledge is generated through direct experience and collaboration, learning proceed in a straight way with factual gathering and skill mastery, या फिर examination is no referenced and external, बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, कि जो लर्निंग है वो कैसे एक स्ट्रेट वे में चलेगी, फैक्चुअल गैदरिंग और स्किल मास्टरी पर, अगर हम टीचर सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, है ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ना कि टीचर्स आर ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथोरिटी। ओरिजिनेटर नहीं माना जाता, ये जरूर माना जाता है कि वो आपको ऑथोरिटी देंगे, बट ओरिजिनेटर नहीं माना जाता है। सो लर्निंग प्रोसीड इन स्ट्रेट वे विद फैक्चुअल गैदरिंग एंड स्किल मास्टरी, कि जो टीचर्स हैं वो हर चीज़ में स्किल्ड होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे हर चीज़ में, और सही आपको लर्निंग कराएंगे हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज, ये आपको मैच करना है अकॉर्डिंग टू दीज, दैट इज आप बोल सकते हो ये जो इंटेलिजेंस के जनक थे, और कौन से टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने थ्योरी दी थी। ओके, कौन सी थ्योरी दी थी? तो चार्ल्स पियर्समैन के द्वारा, स्टर्नबर्ग के द्वारा और थर्स्टन के द्वारा, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो चार्ल्स पियरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी, ऑब्वियसली सही है। स्टर्नबर्ग ने ट्रियार्किक थ्योरी दी थी, सही है। तीन सिद्धांत थ्योरी दी थी। थर्स्टन की बात करें तो उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो मतलब ऑप्शन जो है वो ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग सही होंगे, तो फर्स्ट का ए, सेकेंड का बी, थर्ड का सी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स पियर्समैन प्रपोज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने दो फैक्टर, मतलब जी फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, दो तरह के फैक्टर होते हैं किसके? इंटेलिजेंस के, एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक होता है। एक जनरल जो सब में होता है, स्पेसिफिक हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, मतलब वो जिसके लिए जाना जाता है। थर्स्टन की बात करें तो इन्होंने किसके बारे में? डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात करी थी। यूज्ड इम्प्रूव स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ही डेवलप्ड न्यू फैक्टर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, दीज फैक्टर वर प्राइमरी कॉल्ड मेंटल, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ओके, फिर आ जाते हैं होवर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसमें बोलते हैं कि 8 टाइप्स ऑफ थ्योरीज इन्होंने प्रोवाइड करी थी, कि 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है किसी भी इंसान के अंदर, कोई भी इंटेलिजेंस हो सकती है, सिर्फ एक या दो नहीं होती, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस हो सकती है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात करें तो उन्होंने ट्रियार्किक थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने तीन जो सब थ्योरीज है वो दी थी, दैट इज कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। कैटल की बात करें तो इन्होंने दो टाइप की थ्योरीज दी थी, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड। ओके, सो ये बेसिकली क्या है? ये जनक हैं इन थ्योरीज के जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आर द की एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, हु प्रपोज द अबव स्टेटमेंट। तो जो इन्होंने बात की थी फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के की एलिमेंट्स है किसी भी इंसान को क्रिएटिव होने के लिए, फिर क्रिएटिविटी शो करने के लिए। तो ये एलिमेंट्स किसने दिए थे? गिलफर्ड ने, वर्देमिर ने, कोफ्का ने या फिर रोजर्स ने, बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द गिलफर्ड, है ना। तो गिलफर्ड जो थे, गिलफर्ड बेसिकली इन्होंने ये थ्योरी दी थी किसकी? क्रिएटिविटी की, जिन्होंने बोला था कि क्रिएटिविटी इन 4 एलिमेंट्स पे डिपेंड है, किस पे? फ्लुएंसी पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, ओरिजिनलिटी पे और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पे। नेक्स्ट इज 2 year ड्यूरेशन ऑफ BEd MBEd प्रोग्राम इन टीचर इंडियन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू NCTE रेगुलेशन। कौन से NCTE रेगुलेशन के थ्रू बीएड और एमएड को 2 साल की कर दिया गया था? 2005, 2009, 2014, 2015, 2005, 2009, 2014, 2015, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 2014। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट चैप्टर गिवन अंडर पार्ट ए अप्रोच बाय NCF 2023? एम्स एंड करिकुलर एरियाज ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन, स्कूल स्टेजेस, अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड, बताइए करेक्ट आंसर। क्या नहीं दिया हुआ है? सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो दैट इज द लैंग्वेज एजुकेशन नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर में एम्स एंड करिकुलर एरियाज ऑफ एजुकेशन के बारे में बात है पार्ट ए में। सेकंड में आपके दैट इज स्कूल स्टेजेस की बात हुई है। थर्ड में बात हुई है अप्रोचेस टू लर्निंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ओके, तो 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं पार्ट ए में। ओके,
नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 द करिकुलर गोल फॉर फाउंडेशनल स्टेज इज टू, करिकुलर गोल क्या होना चाहिए फाउंडेशनल स्टेज का? स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज एन एडिशन ऑप्शन एट फाउंडेशनल स्टेज, डेवलप effective communication skills for day to day interaction, develop good human being capable of rational thought and action, या फिर produce contributing citizen for developing an equitable society। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सको, मतलब आपके जो आमने सामने जो चीज़ें होंगी, जो आपके सामने इंडिविजुअल बीइंग होंगे, उनसे आप इफेक्टिवली अच्छे से बात कर सको। ओके, नेक्स्ट इज कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ NCFTE 2009 इंक्लूड। तो जो कोर्स स्ट्रक्चर है NCFT का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का, तो उनमें क्या इंक्लूड होता है? पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडीज, एंगेजमेंट विद फील्ड, या फिर फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। बताइए आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो चारों ही करेक्ट हैं, कि दीज फोर स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन द NCFT। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्टडीज भी आती है, एंगेजमेंट विद द फील्ड भी आती है, और फिलोसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी भी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको रीड करनी है दर्शन रीजन, और अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको सही मतलब लगाना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज एन अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ चाइल्ड ओवर दोज ऑफ टीचर्स और करिकुलम। बिल्कुल सही बात है ना? किसके किसके ऊपर फोकस करा जाता है? टीचर स्टूडेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट के ऊपर। रीजन क्या है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज एन अप्रोच दैट एम्फसाइज एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग rather than memorization and rote learning। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसका मेन एम है एक्टिव लर्निंग कराना, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना, ना कि रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टाबाजी करवाना या फिर रोट लर्निंग कराना। ओके, बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा इनमें से? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है और साथ ही दोनों ही ए एंड आर ट्रू है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जहाँ पे एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाती है, ना कि उनको रट्टाबाजी करवा करके। ओके, रट्टा नहीं मरवाया जाता है उन्हें। सो वट इज दैट इज, आप बोल सकते हो कि मेमोराइज नहीं कराया जाता है बार बार। वट इज नोट द रीजन अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। तो कौन सा रीजन नहीं है किसका? इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन का। इट इज टूल फॉर वेरिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग नॉलेज। इट इज अ पोटेंट मीन ऑफ क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। इट हैज मूव टू द सेंट्रल इट हैज मूव टू द सेंटर ऑफ बिहेवियरल साइंस। इट प्रोवाइड आंसर टू मैनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एजुकेटर्स। बताइए। सो स्टूडेंट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मूव हो चुका है टू द सेंटर ऑफ द बिहेवियरल साइंस, कि बिहेवियरल साइंस में ही नहीं, हर जगह पर हम रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में किसी भी फील्ड में आप लगा लो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हर जगह पर, इट इज एजुकेशन में हर जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, बिहेवियरल साइंस में ही नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च एथिक्स को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? When a researcher published previously published material by himself, it is not plagiarism. Following standard research ethics is the sole responsibility of the institution. या फिर ethics in research lays the bounds of discipline for a teacher. Standard research ethics changes from person to person। बताइए। इधर रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो प्रिंसिपल है वो हो सकता है रिसर्च एथिक्स का, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली ये माना गया है कि जो जो एथिक्स है रिसर्च में, वो एक तरह से बाउंड कर देते हैं डिसिप्लिन ऑफ अ रिसर्चर, कि रिसर्चर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसको एक तरह से उसका एक आप बोल सकते हो दायरा बना देते हैं ना, कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट असेसमेंट आर। असेसमेंट के पर्पस क्या होंगे NEP 2020 के अकॉर्डिंग? to promote self-assessment and peer assessment, to promote multilingualism, to encourage static thinking, to emphasize group work as well as individual work। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट स्टैटिक थिंकिंग को एनकरेज नहीं करता है ये, बल्कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग को, या फिर आप बोल सकते हो जो मतलब चेंज होती रहती है उस चीज़ को एम्फोसाइज करता है, ना कि स्टैटिक थिंकिंग को। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट को भी फोकस करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म को भी, और ग्रुप वर्क को भी फोकस करता है, और इंडिविजुअल को भी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो होंगे वो करेक्ट होंगे, मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है इट इज इन ऑप्शन नंबर सी, है ना? तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ECCE, early childhood care education pedagogy highlights that
लैंग्वेज शुड बी लर्न बाय प्रोसेसेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो लैंग्वेज कैसे लर्न होती है, किस ऑर्डर में? पहले बच्चा बोलना सीखते हैं, लिसन करना, रीड राइट, रीड स्पीक, रीड राइट, लिसन स्पीक रीड राइट, या फिर राइट लिसन स्पीक रीड। बताइए किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है बच्चों का दैट इज लैंग्वेज सीखने का। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, LSRW से आप देख सकते हो। लिसनिंग करना सीख, पहले वो सुनना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, फिर रीड करना और फिर राइट करना, ऐसे लैंग्वेज वो सीखते हैं कंप्लीटली। ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये है मेन आप बोल सकते हो स्टेप्स। नेक्स्ट इज इन विच कैटेगरी फ्लैंडर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस डिवोट्स लेस अटेंशन। तो लेस अटेंशन किस पे दी गई है? गार्जियन टॉक पे, स्टूडेंट टॉक पे, टीचर टॉक पे, या फिर साइलेंस पे? किस पे सबसे कम अटेंशन दी गई है बताइए। सो स्टूडेंट फ्लैंडर इंटरेक्शन की बात करें तो इन्होंने स्टूडेंट टॉक पे बहुत कम एम्फेसिस किया है, गार्जियन टॉक पे तो नहीं किया, साइलेंस पे जितना होना चाहिए उतना था, स्टूडेंट टॉक पे फोकस बहुत कम किया है, टीचर टॉक पे ज़्यादा किया है। और अगर बात करें तो ये वर्बल टॉक पर भी ज़्यादा बात करते हैं, नॉन वर्बल जेस्चर्स को नहीं इंक्लूड करते, ये एक तरह से इनका लिमिटेशन है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ दैट इज विद्यांजलि पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन इन सॉल्यूशन इन एजुकेशन सेक्टर, टू प्रोवाइड ऑडियो बुक्स, टू अनेबल वॉलंटियर्स एंड अदर डोनर टू कंट्रीब्यूट फॉर स्कूल डेवलपमेंट, या फिर टू प्रोवाइड स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस एंड असेसमेंट फ्रेमवर्क। बताइए। सो स्टूडेंट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, टू अनेबल वॉलंटियर्स एंड अदर डोनर्स टू कंट्रीब्यूट फॉर स्कूल डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये जो दैट इज पीएम ने लॉन्च की थी विद्यांजलि पोर्टल एट द इनॉग्रल कॉन्क्लेव ऑफ शिक्षक पर्व, शिक्षक के पर्व पे। द एम ऑफ द पोर्टल इज टू अनेबल वॉलंटियर्स, डोनर्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूटेड टू कंट्रीब्यूट फॉर स्कूल डेवलपमेंट। ओके, तो इधर इन्होंने बात की थी किसकी? शिक्षक परवार, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी की, टॉकिंग बुक्स की, स्कूल क्वालिटी एश्योरेंस की किसने बात की थी? दैट इज SQ, दैट इज ये क्या है? CBSE का है। निष्ठा की बात करी थी, निष्ठा जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर निपुण भारत। ओके, तो विद्यांजलि जो है वो शिक्षक पर्व के लिए, ताकि आप स्कूल में कंट्रीब्यूट कर सके किसके लिए? सोशल रिस्पॉन्सिब एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन। तो ICT इन एजुकेशन का कौन सा डिसएडवांटेज हो सकता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्राइवेसी थेफ्ट, मोटिवेशन, या फिर प्लेजरिज्म। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, अब कोलैबोरेटिव लर्निंग कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि डिसएडवांटेजेस। प्राइवेसी थेफ्ट बिल्कुल हो सकता है ना, आपकी प्राइवेसी दैट इज वो सोशल हो सकती है। मोटिवेशन तो एक पॉजिटिव है इसका पॉइंट। प्लेजरिज्म की बात करें तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। तो सेकंड और फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जो कि बी ऑप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इन फ्यूचर विल बी। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू टीचर का रोल क्या होगा? टू प्रोवाइड जस्ट इंफॉर्मेशन, टू डेवलप वैलिड टेक्स्ट बुक, या फिर दैट इज टू गाइड स्टूडेंट्स टू यूज द इंटरनेट इन टीचिंग। बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ टू गाइड स्टूडेंट, है ना। ये नहीं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी नहीं कि नई टेक्स्ट बुक डेवलप करना, या फिर टीचर दैट इज इंटरनेट को यूज करना, तो स्टूडेंट को गाइड करना इज वन ऑफ द एम या फिर रोल ऑफ द टीचर इन फ्यूचर। ओके, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? बताइए इनमें से करेक्ट आंसर पढ़ करके इन्हें बताइए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रक्शन फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉलेज शेयरिंग, या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, या फिर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। बताइए क्या होगा। सो स्टूडेंट दीक्षा की जो फुल फॉर्म है वो होगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ओके, जहाँ पे आपको पोर्टल मिलते हैं, डिजिटल पोर्टल, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो? डिजिटली अपनी पढ़ाई जो है नॉलेज शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अकॉर्डिंग टू गैगने विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंटल इवेंट इन लर्निंग। तो इंस्ट्रूमेंटल इवेंट नहीं है लर्निंग में गैगने के अकॉर्डिंग। गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग लर्निंग एनवायरमेंट, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, या फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक। बताइए आंसर। सो स्टूडेंट बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, कि जो प्रोवाइडिंग लर्निंग एनवायरमेंट है उस पर फोकस नहीं करता है गैगने
का जो इंस्ट्रक्शनल इवेंट इन लर्निंग है। गेनिंग अटेंशन पे भी फोकस करता है, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस पे भी और प्रोवाइडिंग फीडबैक पे भी। सो देख लेते हैं जो इन्होंने गाग्ने ने जो इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन दिए थे, इसमें सबसे पहले गेन अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, फिर इन्फॉर्म स्टूडेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे, प्रेजेंट द कंटेंट, अपना कंटेंट प्रेजेंट करना है, फिर गाइडेंस लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करनी है बच्चों को, फिर अपनी जो परफॉर्मेंस उसको री करना है, न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, और फिर ये समझने के लिए कि बच्चे समझ पाए हैं दैट इज कोर्स को या फिर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं। फिर फीडबैक मिलेगा आपको, फिर परफॉर्मेंस करोगे ऐसा, फिर आप क्या करोगे, एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, ताकि उनमें वो चीज़ बनी रहे, वो भूले ना, उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करोगे। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सतबीर एस बेदी, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, प्रोफेसर आर के दैट इज बी के त्रिपाठी या फिर जे एस राजपूत। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया है ना। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में एनसीईआरटी की जो चेयरमैन है या फिर जो डायरेक्टर है वो कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ओके, नेक्स्ट इज द इन द क्वेश्चन बिलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकल सकता है आपको ये बताना है। तो दो कंक्लूजन दिया, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। इंडिया हैज स्टार्टेड फंडिंग ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग द पीपल, कि इंडिया ने फंडिंग स्टार्ट कर दी गई है, फंडिंग स्टार्ट कर दी है अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को क्या करते हैं, एडुकेट कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। सो इसका जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वुड इम्प्रूव सून, कि क्वालिटी बढ़ेगी या फिर फंडिंग अलोन कैन हेल्प एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि फंडिंग की वजह से ही जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको एनहेंस कर सकते हो। तो क्या कंक्लूजन आपको सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट, दैट इज द कंक्लूजन 1 को आप बोल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि फंडिंग से ही आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा सकते हो, अदर फैक्टर्स ऑल्सो मैटर। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि जब आप टेस्ट की क्वालिटी को चेक करते हो उसमें आप ये देखते हो कि वो उसी चीज़ को मेजर कराए जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो वो उसे क्या कहलाया जाता है? वैलिडिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी? बताइए। सो स्टूडेंट, आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द वैलिडिटी को दैट इज मेजर कर रहा है ये, जब अगर जिस चीज़ के लिए हमने वो टेस्ट बनाया उसी चीज़ के लिए बना है या नहीं बना है, उस चीज़ को मेजर कर रहा है, तो मतलब वैलिडिटी सही है उसकी। ओके, और ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपके पर्सनल बाइसेस नहीं होने चाहिए, जो चीज़ें हैं रियल में वही चीज़ें आपको देनी है। रिलायबिलिटी की बात करें तो ये कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ये डिफरेंस देखने के लिए ना, कि कोई डिफरेंस है, कि आपने सारी सेम ही टेस्ट तो नहीं दे दिए हैं। सो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल फैसिलिटेट इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को कौन बढ़ावा देता है, कौन सा प्रिंसिपल बढ़ावा देता है? स्पेशल चिल्ड्रन इफ इंक्लूडिंग नॉर्मल क्लासरूम फर्दर लैग बिहाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर स्टूडेंट विल फ्रस्ट्रेट दैम। Children with IQ 80 and above can learn and benefit from normal education. The view of students should be given due importance. Individual differences in student is a major problem for general teacher. तो कौन सा आपको बताना है फैसिलिटेट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, है ना। इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट भी दी हुई है, तो वो उससे आप पता लगा सकते हो। सो स्टूडेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या है, कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो दैट इज डिसेबल्ड हो। तो चिल्ड्रन विद IQ 80 एंड अबव कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन, तो सबको बेनिफिट मिलेगा नॉर्मल एजुकेशन से, वो भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? कपिल सांख्या, पतंजलि योगा, गौतम न्याय, जैमिनी वैशेषिका। बताइए किससे रिलेटेड है ये। तो आपको ये बताना कि कौन सा सही से नहीं हुआ है, करेक्टली मैच नहीं है, ए, बी, सी या डी। सो स्टूडेंट, बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, कि आपसे पूछा कि करेक्टली मैच नहीं। तो वैशेषिका की बात करें तो उनके जो जनक थे या फाउंडर थे वो कौन थे? कन्नडा। ओके, या कन्नड़ भी बोल सकते हो आप। सो ये थे ना कि जैमिनी। ओके, जैमिनी फाउंडर नहीं थे। तो कपिल की बात करें तो सांख्या से रिलेटेड थे, पतंजलि की योगा, और दैट इज गौतम की न्याय। ओके, नेक्स्ट इज द यहाँ पर इसकी दैट इज आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट भी दिए, न्याय, सांख्य, योगा, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा और ऋतुर्मीमांसा, ये वेदांत फिलोसफी। सारी जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं ये वेदों को मानते हैं, है ना, वेदास को मानते हैं। तो वैशेषिका स्कूल जो है वो मेटाफिजिक्स से डील करता है, रियलिटी से डील करता है। तो वो केड्स सेज कन्नड़ ने दिया था, ना कि किसने, ना कि दैट इज जैमिनी ने।
नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल एज पर द गैग्नेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो गैग्ने की हायरार्की ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल कौन सा है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो करेक्ट आंसर होगा गैग्ने हायरार्की ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज इन टीचर लर्निंग, दिस इंक्वायरी ट्रेनिंग प्रोसेस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, इंक्वायरी ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे फैसिलिटेट हो सकता है? प्रेजेंटिंग अ चाइल्ड विद अ प्रॉब्लम सिचुएशन सच एज एन एपिसोड, एक्सपेरिमेंट, स्टोरी एंड आस्क्ड टू इंक्वायर इनटू इट, या फिर एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन विच कुड बी आंसर्ड बाय अ यस और नो। यहाँ से तो आप इंक्वायरी ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जब बच्चों का यस और नो आएगा तो क्या कर सकेंगे, क्या कर सकते हैं वो, है ना, कुछ नहीं। सेलेक्टिंग न्यू डेटा और ऑर्गेनाइजिंग द एग्जिस्टिंग डेटा इन अ न्यू वे टू सी व्हाट विल हैपन इफ थिंग्स आर डन डिफरेंटली। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग प्रोसेस में मतलब जब आप बच्चों को इंक्लूड कर रहे हो, जब आप बच्चों से कुछ पूछना या फिर नया निकलवाना चाह रहे हो, है ना, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट और जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन होंगे। First and third, that is a both A, first and third are the correct option. Next is in research situation non parametric statistics is used for। तो रिसर्च सिचुएशन में नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स किसके कौन से डेटा के लिए यूज होती है? नॉमिनल डेटा के लिए, ऑर्डिनल के लिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों के लिए, या फिर रेशियो के लिए, बताइए। आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर क्या, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल दोनों ही आएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। रेशियो डेटा के लिए पैरामीट्रिक आता है ना कि नॉन पैरामीट्रिक, रेशियो और दूसरा दैट इज इंटरवल। ओके, नेक्स्ट इज द विच इज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? इग्नू, या फिर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी इन नासिक, बताइए कौन सी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में। कई बच्चे इसका इग्नू लगाएंगे पर इग्नू इसका करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। ओके, उसके बाद इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज द चाइल्ड हु टेंड्स टू रिवर्स लेटर्स एंड नंबर्स इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय, कि मतलब जो लेटर्स को रिवर्स कर रहा है या फिर जो लिखना है उसके जगह दूसरा लेटर लिख रहा है, तो वो कौन से दैट इज बीमारी, दैट इज डिसेबिलिटी से ग्रसित है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से, डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से, या फिर डिसकैलकुलिया से, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। रिवर्स लेटर लिख रहा है या फिर नंबर इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके, नंबर जो दैट इज रिवर्स तरीके से लिख रहा है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहा, उसको बी और डी में फर्क नहीं पता है, उसको डब्ल्यू और एम में फर्क नहीं पता है ना, और सी और दैट इज आप बोल सकते हो कि यू में फर्क नहीं पता, यू और वी में नहीं पता, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती है? डिसलेक्सिया की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द एम ऑफ समेटिव असेसमेंट इज ऑल्सो टू आइडेंटिफाई। तो समेटिव असेसमेंट का एक मेन एम ये भी हो सकता है एम्बिग्यूटी इन क्वेश्चंस, या फिर अचीवमेंट गैप्स, दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, बताइए क्या देखने के लिए करी जाती है समेटिव असेसमेंट। सो स्टूडेंट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। अचीवमेंट गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए समेटिव असेसमेंट एक तरह से मेन एम है ना, समेटिव असेसमेंट कराने का। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्या है? सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, कैन बी डन बाय एनकरेजिंग लर्नर टू असेस देयर परफॉर्मेंस, या फिर हेल्प लर्नर्स टू गेट एन आइडिया अबाउट देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स एंड एरियाज वेयर देयर इज अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, बोथ ए एंड सी, बी एंड सी, ए सी डी, या फिर ए बी सी डी, बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द ए बी सी डी, सारे ही ऑप्शन सही है सेल्फ असेसमेंट के। ओके, नेक्स्ट इज द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू। तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट कैन कैसे यूज करा जाता है टीचर्स के द्वारा? तो आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रमोटेड इन हायर क्लास, child ability of disability, strength and weakness, and working according to those, या फिर changing the teaching approach according to the learners need, creating group of bright and weak student in the class, बताइए। सो स्टूडेंट क्यों करा जाता है असेसमेंट? आप ये भी देखने के लिए कि कौन बच्चा हायर क्लास में प्रमोट हो रहा है, डिसेबिलिटी के लिए भी, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखने के लिए भी, और चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड। बट जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ब्राइट और वीक लेबल करने के लिए, ये नहीं होता है, ग्रुप बनाने के लिए नहीं करा जाता असेसमेंट। तो ए बी एंड सी मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रिकमेंड दैट
Sport integrated pedagogy needs to be used in the classroom teaching. Which among the following are correct in the context of using sport integrated pedagogy in the mathematical classroom? तो मैथमेटिकल क्लासरूम में आप स्पोर्ट इंटीग्रेटेड टीचिंग पेडागोजी कर रहे हो, तो वो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी उसके रिगार्डिंग? टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉयफुल, बिल्कुल सही बात है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. मैथ्स में आप स्पोर्ट्स पेडागोजी को यूज़ कर सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए. इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हैंस नीड्स टू बी अवॉइडेड, अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है. अपार्ट फ्रॉम पॉपुलर स्पोर्ट्स मैनी इंडिजीनियस स्पोर्ट्स कैन बी यूज इन टीचिंग मैथमेटिक्स, कि आप इंडिजीनियस स्पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हो, तो बिल्कुल सही बात है. तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन इज द फोर्थ है, तो डी इज द करेक्ट आंसर. Next is the child who tends to reverse letters and numbers in process of learning is said to be affected by. अच्छा, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, तो आप दोबारा से इसका आंसर कर दीजिए. तो आंसर क्या होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बाकी आपको पता ही होगा अगर आपने पहले जो आंसर्स हैं क्वेश्चन है वो देखे हैं. नेक्स्ट इज रिसर्च towards finding cause or variables responsible for the origin, existence and subsistence of problem is known as. कि जब आप क्या देख रहे हो, कोज और वेरिएबल दैट इज ओरिजिन, एग्जिस्टेंस और सब्सिस्टेंस के लिए जब आप देख रहे हो तो कौन सी रिसर्च कर रहे हो? इट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या फिर रेमेडियल रिसर्च. तो आप क्या कर रहे हो कि क्या चीज़ है जिसमें दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, तो कौन सी रिसर्च आप कर रहे हो? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट. डायग्नोस्टिक रिसर्च आप करते हो जब आपको कोज ढूंढना हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कोई चीज़ आई है, तो आप वो उसके लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च का इस्तेमाल करते हो. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम फॉर रिसर्च रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स कैन बी. तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है रिसर्च की मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जो होगा? व्हाट इज मीन बाय एग्जिस्टेंस, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ नॉलेज ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रियलाइज्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव. बताइए क्या हो सकता है? सो स्टूडेंट मेटाफिजिक्स रियलिटी पे फोकस करता है, तो सारे ही ऑप्शन सही होंगे. एग्जिस्टेंस से और रियलाइज कैसे हो सकते हैं, तो सारे ही ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. देर आर मैनी अदर कंसर्न्स दैट social science education has to incorporate in its curriculum and pedagogical practices. कि बहुत सारे कंसर्न्स हैं सोशल साइंस एजुकेशन के जो होने चाहिए किसमें, करिकुलम में और पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस में जो होते हैं. Which of the following are concerned that social science education should address? Giving the learner the primary place in the teaching learning process, that is learner centered, creating a strong bond between school knowledge and knowledge availability in the community. The role of textbook should be directive and instructive for a learner. मतलब जो टेक्स्ट बुक का जो रोल है वो डायरेक्टिव होना चाहिए और इंस्ट्रक्टिव की इंस्ट्रक्शन जो पढ़ना है वो पढ़ा दिए, आपको दैट इज मेमोराइज कराना है, वो मेन एम है. बताइए क्या कंसर्न्स होते हैं ना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न्स दैट सोशल साइंस एजुकेशन शुड एड्रेस, किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए बताइए. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो तीनों ही करेक्ट आंसर हैं, दैट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना. इन तीनों चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. दो स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. A good instruction process is one that enables the teacher and pupil to achieve predetermined objective by selecting appropriate teaching learning strategies. या फिर instructional process is of vital importance because it is through the process of instruction that many social studies objectives are achieved. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है या फिर कोई एक सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, बताइए आंसर. सो स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है कि जो गुड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है वो पहले ही मतलब टीचर को टीचर और पीपल को हेल्प करता है कि वो जो गोल्स बने हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, वो अचीव हो सके प्रॉपर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज के थ्रू. और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस जो है वो वाइटल इंपॉर्टेंट है किसमें, टीचिंग लर्निंग में, जिसकी वजह से टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाते हैं. तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज द इन Carl Jung typology, which psychological function is oriented towards organizing perception into meaningful wholes. तो Carl Jung टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग इनकी फिलोसफी या फिर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजिंग परसेप्शन इनटू मीनिंगफुल होल्स. जो आपके परसेप्शंस है, जो आपके बिलीफ है, उनको आप मीनिंगफुल होल्स में कन्वर्ट करते हैं. इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग या सेंसेशन. बताइए करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द थिंकिंग. थिंकिंग इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल फंक्शन दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजिंग परसेप्शन इनटू मीनिंगफुल होल्स, है ना, कि आप लॉजिकल स्टेटमेंट बना सको. ओके, नेक्स्ट इज द
क्रैशमर स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद विच साइकिक, ओके, किससे रिलेटेड है? पायनिक से, एस्थेनिक से, एथलेटिक से या फिर एंडोमॉर्फिक से? बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, दैट इज द एस्थेनिक जो होते हैं, एस्थेनिक जो पर्सनैलिटी होती है वो स्किज़ोफ्रेनिक जो प्रॉब्लम है, साइकिक है, मतलब हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें उनमें आने लगती हैं। ओके, सो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट जो दैट इज आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेनेशन है। एस्थेनिक इसका करेक्ट आंसर होगा। सो अर्नेस्ट क्रैशमर ने कॉन्स्टिट्यूशन टाइपोलॉजी दी है लिंक्ड बॉडी फिजिक विद, दैट इज उनकी फिजिक्स से उनकी पर्सनैलिटी को पहचानने के लिए। तो जो पाइनिक होते हैं या फिर पिकनिक आप बोल सकते हो, राउंड एंड स्टाउट होते हैं, है ना, और ये चीयरफुल, सोशलेबल, प्रोन टू मैनिक डिप्रेसिव स्टेट से रिलेटेड होते हैं। एस्थेनिक की बात करें तो स्लेंडर, फ्रेगाइल, थिन एंड टोल, मतलब बिल्कुल ही जैसे इंट्रोवर्टेड या रिजर्व, या फिर इनको प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू द दैट हेलुसिनेशन। एथलेटिक की बात करें तो मस्कुलर, ब्रॉड और शोल्डर्ड होते हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो रिजिड फॉर प्रिजर्विंग, समटाइम एग्रेसिव होती है। एंडोमॉर्फिक की बात करें तो ये टर्म फ्रॉम शेल्डन ना कि क्रैशमर। तो एंडोमॉर्फिक ये जो है शेल्डन की थ्योरी से आया है, ना कि क्रैशमर की थ्योरी से। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा एस्थेनिक। जो स्किज़ोथेमिक पर्सनैलिटी होती है वो एस्थेनिक फिजिक्स की वजह से, फिजिक की वजह से होती है। नेक्स्ट इज एल्पर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल ट्रेट डिफर फ्रॉम सेंट्रल ट्रेट मेनली इन, जो एल्पोर्ट के जो ट्रेट्स दिए गए थे इन्होंने, ट्रेट थ्योरी, तो कार्डिनल ट्रेट सेंट्रल ट्रेट से किस वजह से डिफरेंस, किस लिए डिफरेंस है? दे आर अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, दे आर टेम्पररी सिचुएशनल डिस्पोजिशन, दे डोमिनेट एंड शेप अ पर्सन's लाइफ टू अ डिफाइनिंग एक्सटेंट, या फिर दे रिफ्लेक्ट द कल्चर rather than इंडिविजुअल लेवल ऑफ द पर्सनैलिटी। बताइए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये डोमिनेट करते हैं, शेप करते हैं पर्सन की लाइफ को, डिफाइन उनके मतलब कहाँ तक वो पहुंचे हैं उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो जो कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, जो उनके जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। और सेंट्रल ट्रेट की बात करें तो जनरल ट्रेट्स जो होते हैं, जनरल जो क्वालिटीज़ होती है सब में, है ना, एक समान, जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट करना, है ना, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए, तो वो उनके जनरल हो गए। और कार्डिनल ट्रेट्स कौन से हो गए, जिसके वो थ्रू वो पहचाने जाते हैं। जैसे मैं विराट कोहली बोलूँगी तो आप उसके लिए उनके लिए क्या पर्सनैलिटी यूज़ करोगे कि वो क्रिकेटर हैं। ओके, सो ये ओके। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन डज कैटल्स 16 पीएफ नो डायरेक्टली मेजर। तो कैटल के 16 पीएफ में पर्सनैलिटी फैक्टर में कौन सा नहीं डायमेंशन इंक्लूड होता है? वार्मथ, डोमिनेंस, न्यूरोटिसिज्म या फिर रीजनिंग? बताइए। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, न्यूरोटिसिज्म, जो कि किससे रिलेटेड है? न्यूरोटिसिज्म रिलेटेड है दैट इज अ बिग फाइव थ्योरी से या फिर आइंसैक की मॉडल से, ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, लेट मी move to the next question. So which statement about Allport trait theory is most accurate? तो Allport की trait theory से कौन सी statement सबसे accurate है, मेल खाती है? Traits are important states influenced by environment. Traits can only be observed through projective test. Traits are neuropsychic structure guiding behavior consistency. Traits are identical to habits learned through conditioning. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ट्रेट्स आर न्यूरोसाइकिक स्ट्रक्चर गाइडिंग बिहेवियर कंसिस्टेंसी, है ना। तो ये हमारी जो बिहेवियर है उस चीज़ को बनाए रखने में काम करते हैं। हमारी जो ट्रेट्स होते हैं, हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। ओके, आरपी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रिप्लेस किया गया था कौन से एक्ट के द्वारा? और दिट इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1992, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। बताइए किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें 7 डिसेबिलिटीज इंक्लूड थी। और अब 2016 वाले एक्ट में 21 डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर दिया गया है। सो अंडर द RPWD एक्ट 2016 व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? तो कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है एजुकेशन में, और दैट इज उनकी प्रोफेशन में? तो 2%, 3%, 4% या फिर 5%, 2%, 3%, 4% या 5%? बताइए करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 4% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज अंडर द RPWD एक्ट? तो कौन से डिसेबिलिटी इंक्लूड नहीं है RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग?
हीमोफीलिया या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना, या फिर डिसलेक्सिया या फिर हाइपरटेंशन? बताइए करेक्ट आंसर। हीमोफीलिया भी इंक्लूडेड है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इंक्लूडेड है, डिसलेक्सिया भी, हाइपरटेंशन इंक्लूडेड नहीं है किसमें, डिसेबिलिटी में। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज डिफाइंड एज बेंचमार्क डिसेबिलिटी? की जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी मानी है कि अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है किसी भी तरह की, तो वो कितनी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए उस चीज़ का? 20%, 30%, 40%, 50%? बताइए। करेक्ट आंसर की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द 40%। ओके, तो 40% मिनिमम बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंश्योर्ड अप टू द एज ऑफ, कि जो बच्चे जिनको भी दैट इज डिसेबिलिटीज हैं, है ना, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन कब तक दी जाएगी? 14 ईयर, 15 ईयर, 16 ईयर या 18 ईयर? बताइए करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द 18 ईयर, है ना। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए 6 to 14 ईयर्स तक ही होते हैं कंपल्सरी एजुकेशन। ओके, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंश्योर्ड अप टू द एज ऑफ, अच्छा ये रिपीट हो चुका है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, है ना। हम आज का हम जो लक्ष्य रखा था वो 100 क्वेश्चंस का ही रखा था। कितना स्कोर किया आपने? 100 आउट ऑफ हाउ मच हैव यू स्कोर्ड? अब अपनी दैट इज अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो इसके थ्रू, है ना, इस सीरीज के थ्रू आप कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो, कितनी देर में सोल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को। सो ध्यान से करना स्टूडेंट्स, जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं सभी देख मिलकर मतलब एक बोल सकते हैं कि अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना, कोई भी टेंशन नहीं रखनी है पेपर में, किसी भी पेपर में कोई टेंशन नहीं रखनी है। पेपर से एक दिन पहले तो बिल्कुल भी मत पढ़ो, या पेपर वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ओके, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बाकी लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना इस सीरीज को, है ना, जिन तक नहीं पहुंच पाई अभी तक, ताकि अब ऑलमोस्ट 1 मंथ ही बचा है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज फॉर JKPSC के लिए, है ना। तो सब तक पहुंच पाए, सब एजुकेशन ले पाए, अच्छा आपका कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। और शेयर कर देना, लाइक भी करना और कमेंट जरूर करना अपने मार्क्स को। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।